हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने सीआरपीसी करनी है और सीआरपीसी में ट्रायल्स देखने हैं कितने तरह के होते हैं और किस तरह से उनको आपने देखना है। तो आज बेसिकली चैप्टर 18, 19 और 20 देखेंगे। और 18 में कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल किस तरह से होती है और इसको मेमोराइज़ किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से ट्रायल जो तीन तरह की मैं आप कराने वाला हूँ यहाँ पे, किस तरह से उसको मेमोराइज़ करना है। इक्विटल डिस्चार्ज में फ़र्क क्या रहेगा, जनरली इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को। और प्ली ऑफ गिल्ट और कन्फेशन में क्या फ़र्क रहेगा वो देखेंगे। और क्या कोर्ट ऑफ सेशन सीधा कॉग्नियंस ले सकता है, उसको अपने आज देखेंगे। और जो ट्रायल का होल प्रोसीजर रहेगा और जो कोर्ट ऑफ सेशन का रहेगा या मैजिस्ट्रेट में रहेगा, उनमें फ़र्क क्या रहता है, समन्स ट्रायल में क्या फ़र्क रहता है और वारंट ट्रायल्स में क्या फ़र्क रहता है, वो देखना है आज। और इसके साथ में लेटेस्ट जो केस लॉ है वो देखेंगे इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या डिस्चार्ज, जब चार्ज फ्रेमिंग की जो स्टेज होती है उस स्टेज में क्या अक्यूज्ड अपनी फेवर वाले कोई डॉक्यूमेंट है वो ला सकता है, क्या वो फाइल करा सकता है चार्ज फ्रेमिंग होते हुए। तो वो देखेंगे, वो चीज़ों को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हैं अपने पास काफ़ी। तो सबसे पहले अपने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल केस देखते हैं। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, ट्रायल वर्ड है जो, ये सीआरपीसी में कहीं पे डिफाइन नहीं है। तो ट्रायल अपने उस स्टेज को समझेंगे जब इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी। तो व्हेन इंक्वायरी स्टॉप्स ट्रायल बिगिन। तो इंक्वायरी कहाँ पे ख़त्म होती है? तो इंक्वायरी ख़त्म होती है जब वो चार्ज फ्रेमिंग का फेस चल रहा होता है। चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है या चार्ज फ्रेमिंग वाला जो फेस चल रहा है वो वाले फेस पे इंक्वायरी ख़त्म हो जाती है और ट्रायल में आप आ जाते हो। तो ट्रायल, ट्रायल का मतलब ये हुआ, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है वो प्ले में आ गया। तो अगर आप 225 सेक्शन दो, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल अगर देखोगे चैप्टर 18 225 से लेके 237 तक डील करते हैं। तो 225 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जिक्र है ट्रायल शुरू होते ही। तो इसका मतलब है जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो शुरू हो गया, उनका उसका उसका प्ले शुरू हो गया, तो वहाँ से अब ट्रायल की बिगनिंग शुरू मानते हैं। तो ये क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग से पहले वाले सेक्शन से डील करते हैं 225, 226 और डिस्चार्ज 227 में दिया गया, तो इन सेक्शंस को ट्रायल का पार्ट माना हुआ है। क्योंकि ये 225, 226 ऐसा कुछ है नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं, उसके राइट्स की, कि ये उसका राइट यहाँ से शुरू हो जाता है कि वो प्रोसिक्यूशन वो कंडक्ट करेगा। तो अब देखिए, एफआईआर हुई है, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आप 173 में आप अपनी चार्जशीट फाइल करोगे। तो चार्जशीट अगर फाइल कर दी है तो चार्जशीट फाइल होने के बाद उसका कॉग्नियंस लेगा। चार्जशीट फाइल, अब मान लो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल केसेस का कोई ऑफेंस हुआ है, 302, 307 ऐसे ऑफेंस हुए हैं जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल केसेस हैं। तो उनकी सबसे पहले जो चार्जशीट है वो मजिस्ट्रेट के पास ही फाइल होगी, जो नीचे वाला मजिस्ट्रेट होगा वहाँ पे अगर फाइल होती है तो वो ही कॉग्नियंस लेगा। तो कॉग्नियंस 190 में वो लेके, अगर वो पुलिस से रिपोर्ट है तो 190 में वो लेने के बाद फिर उसका 207 का कंप्लाइंस करेगा। 207 का कंप्लाइंस का मतलब कि वो सारे डॉक्यूमेंट है वो अक्यूज को प्रोवाइड करेगा, उसकी कॉपीज। और उसके बाद 209 में चला जाएगा। 209 में क्या है? कमिटल। तो जनरली सीधा आप जो चार्जशीट है कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं जाती, कोर्ट ऑफ सेशन सीधा कॉग्नियंस नहीं लेता है, एक्सेप्ट सम केसेस। इसके लिए आप 193 सेक्शन देख सकते हो। 193 सेक्शन ये कहता है, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ, कोर्ट ऑफ सेशन कैनॉट टेक अ डायरेक्टली टेक अ कॉग्नियंस। तो उसके लिए आप हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाली जजमेंट भी पढ़ सकते हो। वो ये कहती है कि अगर तो डेफामेशन वाले केसेस हैं, 199 का क्लॉज 2 सीआरपीसी, जहाँ पे डेफामेशन हुई है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या पब्लिक सर्वेंट को, स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या कुछ ऐसे लेजिस्लेचर्स,
MP MLAs जो होते हैं उनको, उनकी अगर किसी ने डेफामेशन की है तो उस केस में वो सीधा, अगर देखोगे 199 का क्लॉज 2 अगर पढ़ोगे तो उसको अगर 237 CRPC के साथ पढ़ोगे तो सीधा कॉग्नियंस 193 के साथ डायरेक्टली पढ़ोगे तो वहाँ पे सीधा कॉग्नियंस है जो वो कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है उन केसेस का, डेफामेशन केसेस का। और दूसरा 319 वाले केसेस जहाँ पे एडिशनल प्रोसिक्यूशन, मान लीजिए ट्रायल चल रही थी, कोई विटनेस आया, विटनेस ने आके एक नए बंदे के बारे में जिक्र कर दिया, भाई साहब वो भी इसके साथ ऑफेंस था लेकिन पुलिस ने उसको चार्जशीट नहीं किया, तो उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन अब पीछे तो जाएगा नहीं, उस केस में सीधा उसको समनिंग कर सकता है उस अक्यूज को 204 में। समनिंग कर दी, मान लो 319 में समनिंग, 204 में समनिंग होगी और 319 के साथ उसको पढ़ेंगे, या 311 में उसको जो विटनेस है वो इसके अलावा कोई और देखना है तो वो भी देखा जा सकता है, विटनेस को और एग्जामिन करना है। अब विटनेस कोई अक्यूज्ड को आप समन कर लिया लेकिन वो चार्जशीटेड नहीं था तो वो 319 में उसका सीधा कॉग्नियंस कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है, दिक्कत नहीं है। तो अदरवाइज बाकी केसों में ये तो एक्सेप्शनल केसेस हैं दो वाले, इसके अलावा कॉग्नियंस सीधा कोर्ट ऑफ सेशन नहीं ले सकता है, ये आपको समझनी है। इसके लिए आप 193 इसके साथ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस देख सकते हो, और धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा देख सकते हो, और 319 सेक्शन पढ़ सकते हो। ये सारा का क्रक्स आपको पता चल जाएगा कि कॉग्नियंस कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है या नहीं ले सकता है, और किन किन केसों में ले सकता है। अब तो हो गया, ये कॉग्नियंस वाली बात हो गई है। अब नीचे वाला मैजिस्ट्रेट मान लो वो वाले केसों में कॉग्नियंस नीचे ले लिया और 219 में उसने कमिटल कर दी ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन के पास, कमिटल होने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन के पास अब केस आ गया है पलंदा बन के। अब 225 अगर पढ़ोगे तो वो कहता है कि प्रोसिक्यूशन जो कंडक्ट करेगा वो प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। तो कई बार विक्टिम जो होते हैं वो अपना एक जो है अपना एडवोकेट हायर कर लेते हैं जो प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता, प्रोसिक्यूटर को असिस्ट जरूर कर सकता है। तो अगर प्रोसिक्यूटर मान लो उस दिन नहीं आया था तो वो जो विक्टिम ने अपना एडवोकेट हायर करा हुआ वो कभी भी कोई भी विटनेस को एग्जामिन अकेले नहीं कर सकता है। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब विटनेस को एग्जामिन करना, वो जो ट्रायल कंडक्ट करनी वो सिर्फ प्रोसिक्यूटर ही करेगा। विक्टिम हायर कर सकता है एडवोकेट अपनी मर्जी से, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करेगा और प्रोसिक्यूटर की मर्जी रहेगी कि उसको असिस्टेंस कितनी लेना चाहता है, वो बाउंड नहीं है उसकी असिस्टेंस लेने के लिए भी। तो ये आप बात क्लियर हो गई है। इसके लिए काफ़ी जजमेंट्स भी हैं, वो आप देख सकते हो। 225 226 का क्रक्स आपको पता चल गया है। उसके बाद आता है 227 की स्टेज। 227 में अब इस पर हीरिंग हो रही है, चार्जशीट फाइल हो गई थी, नीचे पुलंदा बना के 209 में कमिटल हो गई है। आपके पास कोर्ट ऑफ सेशन के पास वो सारा पुलंदा आ चुका है, चार्जशीट और सारे वो डॉक्यूमेंट जिससे वो केस अक्यूज के रिगार्डिंग है। तो उसमें प्रोसिक्यूटर बताएगा कि ये ऑफेंस बन रहे हैं और डिफेंस ये बताएगा कि ये नहीं बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहस आर्गूमेंट होने शुरू होंगे कि ये तो जी बन ही नहीं रहा। अब देखिए इस स्टेज पे, डिस्चार्ज वाली स्टेज पे, यहाँ 227 228 वाली स्टेज पे, इस स्टेज पे अक्यूज्ड कभी भी कोई अपना डॉक्यूमेंट जो उसको फेवर कर रहा है वो नहीं लगा सकता। आपने कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट देखने हैं जो प्रोसिक्यूशन ने, जो चार्जशीट या अदर डॉक्यूमेंट जो प्रोसिक्यूशन ने फाइल किए हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कंपाइल किए थे या कलेक्ट किए थे, वो ही देखने हैं। इस स्टेज पे डिफेंस को आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लोगे 227-28 के स्टेज पे। तो नहीं लोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है आउटराइटली उसी के ऊपर बहस होगी। डिफेंस उस पर बताएगा ये सर ये इन्होंने जो डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं इसमें तो बन ही नहीं रहा ऑफेंस। तो इसमें आपने चार्ज फ्रेम करते हो क्या चीज़ देखनी है, आपने देखना है सस्पिशन नहीं देखना है, आपने ग्रेव सस्पिशन देखना है। इस पर काफ़ी जजमेंट्स भी हैं। 2020 में भी एक जजमेंट आई थी लेटेस्ट, अभी उसका मेरा वो नाम भूल गया थोड़ा सा, मैं अगर ड्यूरिंग आता तो मैं आपको बताऊंगा। तो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन का मतलब क्या रहेगा?
स्ट्रॉन्ग सस्पिशन का मतलब ये होगा कि प्लेन डॉक्यूमेंट आपके पास आए, आपने देखते ही पढ़ के देख पता लग गया कि प्राइमा फेसाई अगली स्टेज पे जाया जा सकता है। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना कि आप कन्विक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, गिल्ट प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं देखने की ज़रूरत। डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है कि जो इंग्रेडिएंट आईपीसी के हैं जिसमें जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बन रहे हैं। एक विटनेस ने कह रखा है जी इसने मेरे सामने इसका कत्ल किया है, तो ये सफिशिएंट है चार्ज फ्रेम करने के लिए 302 का। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बता रहा है कि टूवर्ड अक्यूज के कि इसने ऑफेंस ये किया है, तो वो सारे देखने के बाद आप चार्ज फ्रेम करोगे। अब देखिए 227 में आप डिस्चार्ज उस स्टेज पे करोगे जब आपको लगता है कि यार कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस बन ही रहा है। तो प्राइमा फेसाई का मतलब क्या है कि ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सफिशिएंट जो देंगे ग्रेव सस्पिशन कि बंदे ने डॉक्यूमेंट प्लेन रीडिंग करते हुए अगली स्टेज पे जाया जा सकता है कि इस स्टेज पे इसको छोड़ना अच्छा नहीं है, अच्छा लॉ नहीं होगा, अच्छी ऑर्डर नहीं होगा, डिस्चार्ज अच्छा नहीं होगा। तो उस स्टेज में चार्ज फ्रेमिंग से पहले जो चीज़ होती है वो क्या होती है, डिस्चार्ज। मतलब उसको आप अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा, आप उसको छोड़ दोगे, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर चार्ज फ्रेम कर दी और ट्रायल सारी कंडक्ट की, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आए, डिफेंस के एविडेंस आए, और बाद में वो स्टेज आती है जब उसके अगेंस्ट प्रूव ही नहीं हो रहा अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस, तो उस केस में अक्विटल होती है। तो डिस्चार्ज बिफोर चार्ज फ्रेमिंग और एक्विटल ट्रायल सारी भुगतने के बाद, एविडेंस आए प्रोसिक्यूशन के, डिफेंस के एविडेंस आए, फिर एक्विटल। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो समन ट्रायल केसेस में जैसे चैप्टर 20 अगर देखोगे, उस केस में कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता है बंदा। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग की कंसेप्ट ही नहीं है समन केसेस में। 251 अगर देखोगे तो वहाँ पे चैप्टर 20 अगर देखोगे 251 वहाँ पे जो है वो फॉर्मल चार्ज की कंसेप्ट नहीं है, इनफॉर्मल है। 251 का नोटिस फ्रेम किया जाता है, वहाँ पे भी प्लीड गिल्टी कर सकता है विटनेस अक्यूज्ड, लेकिन उस डिस्चार्ज को हम अक्विटल बोलते हैं। डिस्चार्ज है लेकिन उसको अक्विटल बोला जाएगा। तो चैप्टर 20 में डिस्चार्ज की कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसको इस तरह से आपने देखना है लीगल सेंस में। अब आ जाओ कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। अब देखिए 228 में पहुंच गए हैं, चार्ज फ्रेम करने का टाइम आ गया, चार्ज फ्रेम कर रहे हो। तो 228 में भी दो चीज़ें हैं, एक मे एक शैल। अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट आए थे, आपको लगता है कि यार ये तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल केस था ही नहीं, मैजिस्ट्रेट ने बिना मतलब मेरे पास भेज दिया है, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। अब मैजिस्ट्रेट ट्रायबल केस है, कोर्ट ऑफ सेशन क्यों सुनेगा उसे? सुन सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों सुनेगा? वो क्या करेगा, मे फ्रेम चार्ज तो वर्ड है, तो उसमें वो चार्ज फ्रेम भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर उसने फ्रेम कर दिए मैजिस्ट्रेट के लिए चार्ज फ्रेम कि चार्ज फ्रेम करके मैं आपके पास भेज रहा हूँ, उसमें वो या तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वो केस ट्रांसफ़र कर देगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वो नीचे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसको भी उसने भेजना है। अब भेज देगा नीचे और नीचे उसकी ट्रायल चल जाएगी। लेकिन अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायबल केसेस है तो उसमें शेल वर्ड है, उसमें खुद वो चार्ज फ्रेम करेगा। अब देखिए अगर पिछले वाला एक्ट कोड देखोगे, इस सीआरपीसी की आने से पहले 1973 से आने से पहले जो 1898 का कोड था, उसमें कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर नहीं थी कि वो चार्ज फ्रेम करे। वो पावर सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास थी, मैजिस्ट्रेट ही चार्ज फ्रेम करके ऊपर भेजता था। अगर इवन दो कि वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केसेस थे, फिर भी सेशन उस पर चार्ज फ्रेम नहीं कर सकता था 1898 के कोड के अधीन। फिर अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास सिर्फ ये एक ही पावर थी, या तो वो एल्टर चार्ज कर सकता था या एडिशन चार्ज कर सकता था 216 सीआरपीसी में। तब 1898 में कोई और इसके रिगार्डिंग सेक्शन था, लेकिन अब नए वाले एक्ट में ये पावर दे दी है कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी, ये चार्ज फ्रेम अपने लिए इसको खुद ही करने हैं। जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केसेस हैं उसके लिए चार्ज इसको खुद ही फ्रेम करने हैं। नीचे के लिए भी ये फ्रेम कर सकता है, वर्ड में दिया हुआ 228 में। अब देखिए चार्ज फ्रेम हो चुका है, भाई साहब अक्यूज को बता दिया कि भाई साहब तेरे अगेंस्ट ये एलिगेशन है,
हमने ये चार्ज आईपीसी की या किसी भी सेक्शन का फ्रेम कर दिया है। अब इसमें बता तेरा क्या कहना है, तू डिफेंस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो डिफेंस लेना या ना लेना मतलब होता है प्लीड गिल्टी, जो वर्ड है प्ली ऑफ गिल्ट, प्ली ऑफ गिल्ट लेना, जो 229 में प्लीड ऑफ गिल्ट अगर उसने ले लिया। प्लीड ऑफ गिल्ट का मतलब और कन्फेशन से इसको थोड़ा सा अलग इस तरह से कर सकते हैं कि प्लीड ऑफ गिल्ट का मतलब मैं डिफेंस लेना ही नहीं चाहता। अगर तो प्रोसिक्यूशन का केस ऐसा है जो मेरा ऑफेंस मेरे अगेंस्ट प्रूव हो रहा है तो आप मुझे कन्विक्ट कर दो। अगर ऐसा ऑफेंस बन है जो सफिशिएंट नहीं है, इवन दो कि आपने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, सफिशिएंट नहीं है कि मेरी कन्विक्शन हो जाए, तो आप मेरे को एक्विट कर दो, एक्विट कर दो। तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, डेट इज कॉल्ड 229 प्लीड ऑफ गिल्ट। तो यहाँ पे मतलब ये है कि मैं डिफेंस नहीं लेना चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कन्फेस कर लिया है। तो कन्फेशन का उल्टा मतलब, कन्फेशन का मतलब मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि भाई साहब मैंने ही ऑफेंस किया है। ये प्लीड ऑफ गिल्ट का मतलब ये नहीं होता। प्लीड ऑफ गिल्ट का मतलब होता है मैं डिफेंस नहीं लेना चाहता। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये थोड़ा सा आपने देखना है। और कन्फेशन का लीगल इम्पैक्ट अलग है, प्लीड ऑफ गिल्टी का अलग है। कन्फेशन रिकॉर्ड होती है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी हो सकती है और ट्रायल स्टेज पे भी हो सकती है और इंक्वायरी स्टेज पे भी हो सकती है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन पे अब कन्फेशन रिकॉर्ड करनी है तो वो 164 में होगी। अदरवाइज रिकॉर्ड होनी है तो वो मजिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन वो 164 वाली कन्फेशन नहीं होती है। तो कन्फेशन रिकॉर्ड करने का 281 सीआरपीसी में प्रोसेस है जो वो फॉलो करना होता है, वो प्रोसेस वैसा ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कन्फेशन को आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रायल, लेकिन प्लीड ऑफ गिल्ट को यूज़ करोगे वहीं पे ट्रायल को ख़त्म कर सकते हो आप, वहीं पे उसी स्टेज पे, क्योंकि डिफेंस नहीं लेना चाहता और उसी पे आप कन्विक्ट कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कन्विक्ट करो। 99% केसेस में मैंने देखा है कि इवन दो कि अक्यूज्ड प्लीड गिल्ट कर भी लेता है फिर भी आप ट्रायल कंडक्ट कराते हो, क्योंकि कई बार वो इन्फ्लुएंस में प्लीड गिल्ट कर लेता है या कुछ ऐसी स्टेज उनको रूल आउट करने के लिए आप ट्रायल कंडक्ट करते हो। तो 90 अच्छे जो सिस्टम यही कहता है कि इसको आप ट्रायल कंडक्ट करिए। तो 229 की स्टेज गुजर चुकी है, अब आ जाओ 230 की स्टेज। अब 230 में अब देखिए चार फ्रेम हो चुके हैं, प्लीड गिल्ट वाली स्टेज निकल चुकी है। और मैं बता दूं चार्ज फ्रेमिंग के बाद हर केस में, समन केस, वारंट केस, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रेवल, आपको प्लीड ऑफ गिल्ट लेना ही पड़ेगा, प्ली ऑफ गिल्ट लेना ही पड़ेगा अक्यूज से, विदाउट डैट। क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि अक्यूज्ड को इसका नोटिस हो गया है कि कौन से चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम की, और इट्स अ नेचुरल जस्टिस कि उसके बाद वो उसका एक स्पेसिफिक डिफेंस ले सकता है उस पार्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तो उसके बाद आया था 230। तो 30 में अब आज वो डेट दी जाती है प्रोसिक्यूशन को कि आप अपने एविडेंस जो भी लाना चाहते हो, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस लाना चाहते हो, उसको आप या कोई डॉक्यूमेंट लाना चाहते हो या कोई थिंग लाना चाहते हो तो वो आप ला सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको समन किए जाते हैं। तो उसके बाद आता स्टेज आती है 231 की। 231 में प्रोसिक्यूशन का विटनेस आता है, उसको प्रोसिक्यूटर जो एग्जामिन करता है और डिफेंस उसको क्रॉस एग्जामिन करता है। अब देखिए 231 में आपने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आ चुके हैं, आपने प्रोसिक्यूटर ने उसको जो विटनेस को एग्जामिन कर लिया है और डिफेंस को क्रॉस एग्जामिन कर लिया है। अब उसके बाद जितने विटनेस हो गए वो एग्जामिन हो गए। एग्जामिन होने के बाद आ जाती है स्टेज 313 की। 313 अब देखिए जनरली होता क्या है जब 313 की स्टेज आती है, जैसे 313 का मतलब ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन ने विटनेस लेके आए, जो भी एलिगेशन, जो भी एविडेंस अक्यूज्ड के अगेंस्ट है उसको बताए जाते हैं, भाई साहब ये स्टोरी तेरे अगेंस्ट बन रही है, ये एविडेंस तेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, इस पे तुमने क्या कहना चाहते हो। डेट इज कॉल्ड 313, डेट इज कॉल्ड एसे, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, सीआरपीसी। तो 313 हो गया। अब 313 के बाद कोर्ट को लगता है कि यार एविडेंस सफिशिएंट नहीं है कि इसको हम कन्विक्ट कर सकते, तो वहीं पे उसको अक्विटल की जा सकती है। तो अगर आप सेक्शन देखोगे 232
तो 232 में एक्विटल हो सकती है। तो ये एक्विटल में डिफेंस की तो बारी आई ही नहीं है। तो इसका मतलब आप एविडेंस का सेक्शन अगर देखोगे 101, उसमें क्या दिया हुआ है कि ये प्रोसिक्यूशन की बर्डन है कि उसने अपना केस प्रूव करना है, तो वो केस प्रूव नहीं कर पाया। आप एविडेंस लेके आए थे और आप केस प्रूव नहीं कर पाए, एक्विटल हो गई। आप केस लेके आए थे, केस सफिशिएंट नहीं था कि इसके फ्रेमिंग हो सके चार्ज की, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क रहता है, तो इस तरह से आपने देखना है। अब देखिए 232 में एक्विटल हो गई है। एक्विटल होने के बाद अब बाकी वाली स्टेज तो ख़त्म हो जाएगी, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक्विटल नहीं होती है 232 में, तो आप 233 में जाओगे। अब डिफेंस की बारी होगी, डिफेंस अपना विटनेस ले सकते हैं, ला सकते हैं। अब देखिए डिफेंस जब विटनेस लाते हैं अपने, उसमें प्रोसिक्यूटर जो होगा उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा, और अक्यूज्ड खुद भी अपनी एप्लीकेशन लगा के 315 में अपने आप को एग्जामिन करवा सकता है एज अ डिफेंस विटनेस। अपने लिए वो आप उसको बाउंड नहीं करोगे कि आप विटनेस बनो। अगर वो एप्लीकेशन लगाता है 315 में, तो वो आप उसको एग्जामिन कर सकते हो डिफेंस विटनेस। तो उसको भी आप जो प्रोसिक्यूटर है वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद ये 233 वाली जो स्टेज है वो निकल चुकी है। अब आ जाओ, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सफिशिएंट थे जिसमें एक्विटल नहीं हो पाई क्योंकि केस स्ट्रांग था। अब डिफेंस के एविडेंस आ गए, दोनों तरफ से एविडेंस आ गए। अब इनके ऊपर आर्गूमेंट हो गए 234 में। आर्गूमेंट क्या होंगे कि प्रोसिक्यूटर समम करेगा केस की सर इसमें ये एविडेंस थे और ये सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि एक भी डेंट पड़ गया प्रोसिक्यूशन केस के में, तो वो वहाँ पे एक्विटल हो जाएगा। और अगर वो चेन एस्टेब्लिश हो गई, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चाहे वो ऑरल टेस्टिमनी के एविडेंसेस हैं, चेन एस्टेब्लिश हो गई, एक से एक चेन बन रही है, तो और 313 में जो उसका अक्यूज्ड का हुआ उसमें उसने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिए थे, वो भी रेलिवेंट पोर्शन रहता है ये देखने के लिए कि इसने यार रेलिवेंट जवाब से नहीं दिए, जो इसके अगेंस्ट एविडेंस दिए थे इसकी कहानी से नहीं बन रही। कई बार होता क्या है, आप डिफेंस तो कुछ और ले रहे होते हो, क्रॉस एग्जामिन जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो आए थे, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आए थे, उनको जब आप क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि आपने डिफेंस कुछ और लिया हुआ है, लेकिन 313 में अक्यूज्ड कुछ और ही जवाब दे रहा है, जो उसका डिफेंस जो क्रॉस एग्जामिन से निकल रहा है वो नहीं निकल रहा है। तो कई बार इन दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये बिना मतलब के केस खींच रहे हैं, तो उस केस में आपको कन्विक्शन हो सकती है। तो जो भी आपने डिफेंस लेना है आपका शुरू से एंड तक वही होना चाहिए, और 313 में आपके जवाब उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो ये चीज़ें मटेरियल होती हैं केस डिसाइड करने के लिए। उसके बाद मान लीजिए अब डिफेंस के जो विटनेस थे उनको सबको समरअप कर दिया, डिफेंस ने कर दिया कि सर इसमें केस इस तरह से नहीं बन रहा है, या जो प्रोसिक्यूशन ने जो सम अप किया केस का उसके अकॉर्डिंग वो बन रहा है। तो इन दोनों को आर्गूमेंट 234 में ले लिए, तो उसके अकॉर्डिंग 235 में उसकी जजमेंट आ जाती है, या तो एक्विटल हो जाएगी या कन्विक्शन हो जाएगी। अब एक्विटल और कन्विक्शन का मतलब ये है, कन्विक्शन का मतलब लायबिलिटी फिक्स हो गई है, एक्विटल का मतलब लायबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। तो अगर लायबिलिटी फिक्स हो गई है, कन्विक्ट हो गया है, तो कन्विक्शन होने के बाद अब पनिशमेंट कितनी दी जाए इसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर आर्गूमेंट होते हैं। तो आर्गूमेंट 3 स्टेजेस पे होते हैं। पहली, जब चार्ज फ्रेमिंग होते हैं आर्गूमेंट होंगे वहाँ पे कोर्ट के सामने, दोनों पक्ष अपना अपना आर्गूमेंट रखेगा, प्रोसिक्यूटर और इधर से डिफेंस विटनेस। और ये तो हो गया पहला। दूसरी स्टेज तब आती है जब 313 विटनेस का हो जाता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद। कब? 232 से पहले, एक्विटल होने से पहले, 232 से पहले, तब भी आर्गूमेंट होते हैं दोनों तरफ से कि ये देखियो जी केस बन रहा है, वो डिफेंस कह रहा है नहीं जी केस नहीं बन रहा। और एक्विटल नहीं होती मान लो, वहाँ पे जो आर्गूमेंट होते हैं बड़े लाइटली से होते हैं, वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इसमें। और क्योंकि मैंने वो कोर्टों में प्रैक्टिकल होते हुए देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई जिक्र नहीं है, थ्योरी में भी जिक्र नहीं है और आपको कभी जिक्र होते हुए नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है 233 में जब डिफेंस का बारी आ जाती है, डिफेंस का अब
ये आर्गूमेंट होते हैं, ये आर्गूमेंट होते हैं, ये कन्विक्शन है या एक्विटल है। अब मान लो कन्विक्शन होगी, अब आर्गूमेंट हो गए सेंटेंस पे। तो कन्विक्शन और सेंटेंस में फ़र्क रहता है। कन्विक्शन में लाइबिलिटी फिक्स हो रही है। अब लाइबिलिटी तो फिक्स हो गई है, बंदा अंदर जाने वाला है, कितना टाइम अंदर जाएगा दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। तो उसके ऊपर अलग से आर्गूमेंट होते हैं कि सेंटेंस कितनी देनी चाहिए, कितने टाइम अंदर रखना इसको। तो इस तरह से देखने चीज़ें। तो जजमेंट जो 235 में आती है, ये जजमेंट इस तरह से तय हो जाती है कि कन्विक्ट कर दिया। अगले दिन फिर अगली अगली डेट पे उसका सेंटेंस पे आर्गूमेंट होते हैं। जैसे अब सेंटेंस पे आर्गूमेंट होते हैं तो प्रोसिक्यूटर वहाँ पे 236 में प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र करता है कि सर इसने आज इसको कन्विक्ट जो कर रहे हैं ये चैप्टर 17 में कर रहे हैं या चैप्टर 12 में कर रहे हैं, जिसमें इसको ऑलरेडी 3 साल या 3 साल से ज़्यादा ऑफेंस की इसको सज़ा मिल रखी है, और वही ऑफेंस इसने आज फिर कर दिया है जिसकी आज ये आपने ट्रायल कंडक्ट की है। सेक्शन 75 आईपीसी का इसके लिए आप देख सकते हो। तो उस स्टेज में प्रीवियस कन्विक्शन हो रखी है उसको, तो उस स्टेज में क्योंकि वो सेक्शन 75 कहता है कि अब उसको उतनी सज़ा नहीं मिलेगी जितना वो ऑफेंस बता रहा है, उससे डबल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप दे दोगे। तो सेक्शन 75 आईपीसी उसके लिए आप देख सकते हो। तो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम होगा, तो चार्ज फ्रेम एक तो वहाँ पे होगा 228 में, एक चार्ज फ्रेम यहाँ पे भी होगा 236 में। कैसा? 211 का क्लॉज 7 प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम। तो प्रीवियस कन्विक्शन किस तरह से प्रूव करोगे आप, उसके लिए आप 298 सीआरपीसी देख सकते हो। वो डॉक्यूमेंट लेके आओगे, सर इसमें देखिए, ये देखिए इस जजमेंट में तहत ये जजमेंट है जिसमें इसको कन्विक्ट किया गया, जिसमें सज़ा 3 साल या 3 साल से ज़्यादा दी गई है, चैप्टर 12 या 17 आईपीसी में। सेक्शन 75 इस पर लग रहा है, तो इसका अब सज़ा हम इस जो ऑफेंस इसने किया है इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके डबल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे, क्योंकि वही ऑफेंस इसने दोबारा किया। ये प्रीवियस कन्विक्शन है इसकी। तो ये हो गया 236। अब आ जाओ 237। अब देखिए 237 इसमें इसलिए डाला गया क्योंकि ये उन चीज़ों को डील करता है जहाँ पे कॉग्नियंस सीधा जो है कोर्ट ऑफ सेशन ले लेता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जब सीधा कॉग्नियंस किस स्टेजेस में लेगा, वो 199 के क्लॉज 2 बताता है। वो ये कहता है अगर आपने डेफामेशन किसी प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की है, पब्लिक सर्वेंट स्टेट के की है, या सेंटर के पब्लिक सर्वेंट की है, उस स्टेज में वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो सीधा कंप्लेंट देगा कोर्ट ऑफ सेशन को, क्योंकि डेफामेशन ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के दौरान के लिए। तो उसमें सीधा अगर एप्लीकेशन देता है तो सीधा आप कॉग्नियंस ले सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, तो उन केसों के साथ डील करता है। अब देखिए इसके 237 में एक चीज़ को और जिक्र है। मान लो अक्यूज्ड डिस्चार्ज या अक्विटल हो जाती है उसकी, उस केस में वो अक्यूज्ड जो डेफामेशन वाले केसेस को के साथ अगर डील करते हैं, और डेफामेशन का केस था उसमें अक्यूज्ड डिस्चार्ज या एक्विटल हो गई उसकी, उसमें फिर वो कंपनसेशन लेके जाएगा आपसे 1000 रुपये तक का। तो उसको आप इस तरह से अगर सेक्शन देखोगे तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद आ जाओ मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस की बात। अब देखिए मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस भी 2 तरह के होते हैं। सेशन, जैसे सेशन की भी बात अगर देखोगे तो 225 से लेके 236 ये उन केसों की बात करता है जो चार्जशीट जिनमें फाइल हुई थी, पुलिस रिपोर्ट आई थी, कमिटल हुआ था 209 में। लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जब सीधा कंप्लेंट आप कोर्ट ऑफ सेशन के पास लेके जाते हो, एफआईआर नहीं होती है। वो कौन से केस? डेफामेशन वाले केस। तो उसमें 237 प्रोसेस अगर देखोगे तो उसमें वो 237 में बताया गया कि 199 के क्लॉज 2 में आप वो सीधा भी कॉग्नियंस लेके ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। तो उस स्टेज में वो मैजिस्ट्रेट ट्रायबल केस वाली जो अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस की जो प्रोसीजर बताया गया कोर्ट ऑफ सेशन, उससे हेल्प लेके वो वाला प्रोसेस चला सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो चैप्टर जो 19 में दिए गए मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस वो सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट की ही प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, वो कोर्ट ऑफ सेशन के केस के बारे में भी बताते हैं जो अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट की बात करेंगे। जो अगर देखोगे तो 244 से लेके 247 तक डील करते हैं, और उसके बाद जो इनका क्रक्स है वो दोनों का सेम रहेगा। अब देखिए मैजिस्ट्रेट जो ट्रायल केसेस होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिन पे पुलिस रिपोर्ट आती है,
एफआईआर हुई थी, एफआईआर होने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल हुई है मजिस्ट्रेट के पास। एक वो केस है जहाँ पे कंप्लेंट सीधा आई थी मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे एफआईआर नहीं हुई थी। तो ये दोनों केसों का प्रोसीजर अलग अलग रहता है। अब आ जाओ, मैं पहले बात करता हूँ अपने 238 में, 38 से लेके 243 तक की बात करेंगे अपने पहले। वो केसेस वो होंगे जिसमें एफआईआर हुई थी और पुलिस रिपोर्ट आई थी। अब देखिए, अगर आप 238 सेक्शन देखोगे तो उसमें एक ही बात की गई है कि आप पहले कंप्लाइंस करोगे 207 का। 207 क्या कहता है कि चार्जशीट फाइल हुई है पुलिस के द्वारा, तो उस केस में आप 207 में जो अक्यूज्ड को है वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे कि ये तेरे अगेंस्ट बन रहे हैं भाई साहब, ये लो चार्जशीट की कॉपी, ये डॉक्यूमेंट 161 का बयान, 164 का बयान, जो भी बनते हैं उसको उसकी कॉपी दे दोगे वो डिफेंस लेने के लिए। 207 का कंप्लाइंस हो गया 238 सेक्शन सीआरपीसी। अब आ जाओ 239 में, व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। अब देखिए, डिस्चार्ज कब होगा? जब उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ग्रेव सस्पिशन के एलिगेशन बन ही नहीं रहे अकॉर्डिंग टू चार्जशीट, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइडेड पुलिस ने दिए गए हैं, पुलिस रिपोर्ट या कुछ और डॉक्यूमेंट 173 में जो आए हैं सीआरपीसी में। अब जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपके पास आ चुके हैं, आप वो सफिशिएंट नहीं है तो आप डिस्चार्ज कर सकते हो 239 में। अब डिस्चार्ज अगर नहीं होता है तो उस स्टेज में फिर आप 240 में चले जाओगे, आप चार्ज फ्रेम कर दोगे। चार्ज फ्रेम अगर कर दिया तो मैंने कहा कि चार्ज फ्रेम करने के बाद हमेशा आपको प्ली ऑफ गिल्ट लेना है, तो प्ली ऑफ गिल्ट होगा। प्ली ऑफ गिल्ट होने के बाद अगर उसके बाद देखो 241 में जो प्ली ऑफ गिल्ट होगा उसमें आप कन्विक्शन का भी प्रावधान, लेकिन कन्विक्शन होती नहीं है, ये नाम की चीज़ है। उसके बाद आता है 241 में हो गया, 242 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आने शुरू हो जाएंगे। 241 में अब देखिए 241 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आ चुके हैं, अब सीधा 242 में सॉरी 242 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आ चुके हैं और उसके बाद 243 सिर्फ और सिर्फ डिफेंस विटनेस की बात करता है, डिफेंस के एविडेंस की बात करता है। इसमें बीच अक्विटल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या था, मैंने जो चीज़ बताई थी आपको, 232 में अक्विटल है, लेकिन यहाँ पे अक्विटल नहीं है। यहाँ पे इवन तो कि केस प्रोसिक्यूशन का प्रूव नहीं हो पा रहा है, फिर भी अगर डिफेंस लाना चाहता है अपना एविडेंस तो उसको लाना पड़ेगा, ये डिफेंस की मर्जी होती है। अगर डिफेंस नहीं लाना चाहता तो उस स्टेज में उसी को समाप्त करके आप फाइनल अक्विटल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आप 243 में जाओगे नहीं तो जजमेंट सीधा 248 में चले जाओगे आप। तो इस तरह से देखना आपने चीज़ें। तो डिफेंस विटनेस लाए ना लाए उसके ऊपर निर्भर करता है, ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसको कहे कि लेके आ। तो इस तरह से चीज़ें देखनी है आपको। तो 243 का डिफेंस का एविडेंस आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट वाले यहाँ पे एक बार ख़त्म हो गए। 238 से 243 डील करते हैं इसी स्पेसिफिकली इसी से, और 244 से 247 तक डील करते हैं उन केसेस के साथ जहाँ पे केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। लेकिन दोनों का क्रक्स एक ही है, 248 से लेके 250 तक 3 सेक्शन। अब आ जाओ 238, 39, 40, 41, 42, यहाँ तक हो गया 243, एक बन गया। अब आ जाओ इधर से 244, 245, 246, 247, दोनों का है, लेकिन दोनों का कंक्लूजन सेम है, 248, 449, 450। तो इसका मतलब है स्टेज ऊपर वाली में थोड़ा सा फर्क है लेकिन कंक्लूजन सेम ही रहती है। तो इसीलिए जो अब आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूँ 244 वाले की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। 244 में अगर देखोगे तो ये वो वाले कैसे हैं जहाँ पे कंप्लेंट सीधा आती है,
कंप्लेंट सीधा आती है तो वो 200 में कंप्लेंट आई थी। उसके लिए आप मेरा कंप्लेंट वाला जो मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी, लेक्चर लिया था, वो भी आप देख सकते हो इसको इसके साथ पढ़ने के लिए। अब 244 में आप सीधा प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आ गए हैं। अब देखिए 200 में बंदे को एग्जामिन हो चुका है ऑन ओथ, लेकिन वहाँ पे क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ था उसका। अब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस इस स्टेज पे अब क्रॉस एग्जामिन का कंसेप्ट खुलती है, और 200 में जो एग्जामिनेशन होने के बाद 204 में जाते हैं, जब अक्यूज को बुला लेते हैं, बुलाने के बाद फिर अब वो स्टेज आती है जब प्रोसिक्यूशन को टाइम दिया जाता है, भाई साहब आप अपना जो है वो लेके आइए, विटनेस लेके आइए, आप उसको एग्जामिन करिए। चाहे तो वो वही अडॉप्ट कर ले एज इट इज़ जो उसने 200 में ऑन ओथ एग्जामिनेशन हुआ था, चाहे वो नए से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवाए अपने विटनेसेस के साथ या कंप्लेनेंट के साथ। तो उसमें 244 का जो प्रोसिक्यूशन का, तो इसमें जो रोल रहता है प्रोसिक्यूटर का रोल नहीं रहता है 244 में। इसमें जनरली वो कंप्लेंट होती है और कंप्लेंट में प्रोसिक्यूटर का कुछ लेना देना था। इसमें प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है कंप्लेनेंट खुद। तो 244 में जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस आते हैं वो कंप्लेनेंट लेता है, उसके बाद उसको दूसरी पार्टी है डिफेंस है वो क्रॉस एग्जामिन करती है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद 245 में अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी क्रॉस एग्जामिनेशन होने के यहाँ पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन, अब देखिए ये वाले जो केस होते हैं जो वारंट केसेस होते हैं, वारंट केसेस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसमें 3 बार एविडेंस होते हैं। 3 बार किस तरह? पहले 200 में एविडेंस हो गया क्योंकि अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। अब 244 में एविडेंस होगा। इस यहाँ पे भी जो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑरल की कंसेप्ट है, ऑरल आप कुछ चीज़ें कोर्ट को बता सकते हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करोगे। फिर डिस्चार्ज की कंसेप्ट आ जाती है 245 में। अब डिस्चार्ज अगर मान लो एविडेंस इसका सफिशिएंट ऐसा नहीं है तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो फिर 246 में आप चले जाओगे, यहाँ पे फिर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस शुरू होंगे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस फिर शुरू होंगे। फिर उसका अब इस स्टेज पे डिफेंस के पास क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, इस स्टेज पे आप वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद फिर डिफेंस अगर लगता है तो वो 247 में डिफेंस के एविडेंस आ जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखनी है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, अगर आप कोर्ट नहीं गए तो इसको इस तरह से समझना जिस तरह से मैंने समझाया। तो उसके बाद अक्विटल कन्विक्शन का जो कंक्लूज़न है ये दोनों का सेम ही होता है। कन्विक्शन जो है अक्विटल कन्विक्शन हो जाएगी 248 में। और अब देखिए अगर आप सेक्शन 239 देख रहे हो और सेक्शन 245 देख रहे हो तो ये दोनों एक तरह से एक जैसे हैं, क्योंकि जो वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है और वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदरवाइज है, ये दोनों में जो दूसरा सेक्शन है दोनों का सेम है। किस तरह से? 238 से शुरू होता है अदरवाइज वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, उसका पहला सेक्शन 238 है और दूसरा 239 है। वो कहता है अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। इसी तरह से 244 के बाद 245 आता है, ये भी उसी की तरह है 239 की तरह। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो कि दोनों इस तरह से ही है, दोनों एक साथ है। उसके बाद आता है 247 मैंने बता दिया है, 246 भी बता दिया, 248। तो अब 249 में जो अक्विटल की कंसेप्ट है वो उसी तरह से है जैसे 245 में। तो 245 में जो अक्विटल की कंसेप्ट है वो उसी तरह है जिस तरह से 249 में। तो 249 में जो अक्विटल है वो कब होगा? जब नॉन कॉग्निजेबल केस है और जो कंप्लेनेंट वो नहीं आया या कंपाउंडिंग हो गई केस में, तो उस केस में भी अक्विटल हो सकते हैं। तो उसके बाद आया 250 जो है वो बात करता है कि कंपनसेशन की। अब अक्विटल या डिस्चार्ज हो चुका है तो कंपनसेशन इस केसेस में अक्यूज को मिलेंगे कि आपको जो प्रोसिक्यूशन है वो आपने वो गलत चलाया था उसको बिना मतलब के, तो उस केस में वो कंपनसेशन आपसे ले सकता है। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखनी है। अब आ जाओ समन्स ट्रायल पे।
समन ट्रायल मैंने बताया कि 251 में कोई ऐसा चार्ज फ्रेमिंग की कंसेप्ट नहीं है फॉर्मली। ये नोटिस फ्रेम किया जाता है 251 का। नोटिस फ्रेम करने के बाद आप उसका नोटिस फ्रेम किया तो आप उसका प्ली ऑफ गिल्ट भी लोगे। तो 252 में प्ली ऑफ गिल्ट की कंसेप्ट है। उसके बाद 253 अगर देखोगे तो ये ऐसे केस हैं। देखिए, प्ली ऑफ गिल्ट क्या अक्यूज्ड का होना ज़रूरी है? सीरियस केसेस में उसका होना ज़रूरी है, लेकिन पैटी केसेस में वो थ्रू नोटिस और थ्रू मैसेंजर या थ्रू अपने एडवोकेट के भी वो प्लीड गिल्टी कर सकता है। तो ये बड़ा 253 बड़ा एक अपने आप में बड़ा विचित्र सेक्शन है जो ये कहता है कि प्ली ऑफ गिल्ट अगर आप लेना भी चाहते हो तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है पैटी केसेस में। आप अपने वकील के साथ, वकील के या उसको आपने ऑथराइज़ किया तो वो प्लीड गिल्टी आपके ऊपर कर सकता है। उसमें आपको सीधा फ़ाइन, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि आपका कोई फ़ाइन हो रखा है, चालान हो रखा है, ऐसा कुछ है, तो उस केस में ये पैटी केसेस उस सिचुएशन को डील करता है। तो उसके बाद आता है 254, जब आपको कन्विक्ट नहीं किया था प्ली ऑफ गिल्ट में। तो जनरली इस केसेस में प्ली ऑफ गिल्ट पे आप कन्विक्शन मैंने मजिस्ट्रेट को करते हुए देखा है, लेकिन दूसरे केसेस में मजिस्ट्रेट प्ली ऑफ गिल्ट पे कन्विक्शन नहीं करते, ना कोर्ट ऑफ सेशन प्ली ऑफ गिल्ट पे कन्विक्शन करते हैं। लेकिन सम्मन केसेस में 252 में मैंने होते हुए देखा है। तो इसीलिए जो पेटी केसेस में प्ली ऑफ गिल्ट में कन्विक्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद आता है 254 में वही एविडेंस का जिक्र शुरू हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन के पहले एविडेंस आ देंगे, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा दूसरी पार्टी, उसके बाद डिफेंस के विटनेस आएंगे और दूसरी पार्टी फिर प्रोसिक्यूटर जो है उसको करेगा। तो सम्मन केसेस दोनों तरह के हो सकते हैं। पहले वो जो पुलिस रिपोर्ट के साथ आते हैं, दूसरे वो जो कंप्लेंट के साथ आते हैं, कंप्लेंट वाले। तो जो कंप्लेंट वाले होंगे वो उनका प्रोसेस आप मजिस्ट्रेट जो ट्रायल होती है वारंट केसेस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, वहाँ से उसको लिया जा सकता है। तो उस तरह से ट्रायल उसकी कंडक्ट की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सम्मन केसेस में हमेशा इसी चैप्टर में ही आपको रहना पड़ेगा, उस वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कंप्लेंट केसेस सम्मन केसेस वाले हैं। तो इस तरह से आप सम्मन केसेस का मतलब यहाँ पे 2W को आप देख सकते हो, CRPC, जिनकी सज़ा 2 साल तक है वो सम्मन केसेस ही रहेंगे सारे, और जिनकी सज़ा एक्सीडिंग 2 ईयर है वो वारंट केसेस होते हैं। तो वारंट केसेस का ट्रायल जो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है तो कि वारंट केसेस, वारंट क्या होता है। तो वारंट के लिए आप सेक्शन 87 या वो वाले जो मैंने एक इस पे मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। वारंट और सम्मन क्या होते हैं और किस तरह से चीज़ें भेजी जाती हैं अक्यूज को बुलाने के लिए, और इसके साथ 87 सेक्शन देख सकते हो, वो मेरा लेक्चर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद आता है 255। अब 255 में आपको कन्विक्शन या अक्विटल होगा अकॉर्डिंग टू सम अप जो एविडेंस आए हैं आपके ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। अब 256 पे देखोगे तो 256 में जो आप जो कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है, और उस केस में फिर आपकी अक्विटल हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था सम्मन केसेस में कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता है, डिस्चार्ज अमाउंट्स टू अक्विटल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग नहीं होते हैं। तो चार्ज फ्रेमिंग नहीं होते इसलिए इनका यहाँ पे नोटिस होता है 251 में। तो यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब अक्विटल ही माना जाता है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 257। तो कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट केस है तो उसमें आप कंप्लेनेंट जो है विड्रॉल भी करा सकता है केस। तो विड्रॉल अगर कराता है तो उस केस में वो अक्विटल माना जाता है। उसके बाद आता है 258 सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सम्मन केसेस में मैजिस्ट्रेट के पास बहुत अच्छी पावर है 258 में। ये अगर उसको लगता है उसने एक एविडेंस विटनेस एक एग्जामिन कर रखा था, उसको लगता है यार आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी में उसको एक्विटल कर सकता है, आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बाउंड्री उसकी ट्रायल करके ख़त्म कर सकता है। और लेकिन ये उन केसों की बात करेगा जो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर आए हुए हैं, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन कंप्लेंट। पुलिस रिपोर्ट वाले केस हैं, सम्मन केस हैं, उस केस में आपने कंप्लेंट को एग्जामिन कर लिया या ऐसे विटनेस को एग्जामिन कर लिया है जो विटनेस प्रिंसिपल विटनेस था,
उस केस में अब आपको लगता है कि आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अक्विटल करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कन्विक्शन करनी है तो आपको सारा केस चलाना पड़ेगा। और या फिर आपको लगता है कि यार कि प्रोसीडिंग इसको यहीं पे ख़त्म करो, विटनेस अभी को मैंने एग्जामिन नहीं किया है, रिलीज़ करो अक्यूज को, मेरे को लगता नहीं है कि आगे कुछ होने वाला है, तो उस केस में आप उसको डिस्चार्ज करोगे और डिस्चार्ज अमाउंट टू अक्विटल। तो उसके बाद आता है 259। 259 में ये है कि पावर कोर्ट के पास है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो समन केस को वारंट में कन्वर्ट कर सकता है अगर उस ऑफेंस की सज़ा 6 मंथ्स या 6 मंथ से ऊपर की है। तो उस केस में ना मोर देन 6 मंथ की ऑफेंस उसकी सज़ा वाला कोई ऑफेंस है और कोर्ट को लगता है यार इट्स मोर कन्वीनियंट टू हियर दैट केस एज अ वारंट केस, तो उस केस में वो समन केस को वारंट केस में ट्रायल को चेंज कर सकता है। तो वो थोड़ा सा उसमें फिर हियर ही करेगा केस। तो क्या चार्ज जो हैं, क्या कंप्लेंट तो आपने विड्रॉल कर सकते हो, क्या चार्ज विड्रॉल हो सकते हैं? चार्ज भी विड्रॉल हो सकते हैं 224 में। क्या प्रोसिक्यूशन विड्रॉल हो सकता है, सारा केस विड्रॉल हो सकता है? हो सकता है। वो 321 में प्रोसिक्यूटर करेगा। तो विड्रॉल 3 तरह के होते हैं, कंप्लेंट का विड्रॉल हो सकता है, चार्ज का विड्रॉल हो सकता है, प्रोसिक्यूशन केस का विड्रॉल हो सकता है। तो आपको तीनों पढ़ने हैं और हर केस में 313 पक्का होता है, चाहे वो समरी केस है, चाहे वो समन केस है, चाहे वो वारंट केस है, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है। 313 क्या है? जब प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस आ जाते हैं तो 313 पक्का होता है। 313 CRPC अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड का है, जो एसे होता है अक्यूज्ड का, जो उसके अगेंस्ट जो जितने भी लिखे जाते हैं उसके अगेंस्ट विटनेस एविडेंस आए हैं, तो वो उसको बताए जाते हैं कि ये तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारा इसका क्या कहना, उसका इसका लिया जाता है, उसका क्या कहना चाहता है उसके ऊपर। तो इस तरह से आपने ये तीनों ट्रायल देखनी है और समरी ट्रायल में रिकॉर्ड करके लेक्चर आपके पास भेजूँगा। तो अब तक के काफ़ी टाइम हो चुका है, जिन्होंने मेरी क्लास सुनी है थैंक यू सो मच। और एक दिनेश सिहाग जी का मैसेज आ रखा है कि सर CB APP का एग्ज़ाम कब तक होगा? अब इसके लिए तो UPSC में अभी जिक्र किया है कि सारे जो जिन जिन की डेट दे रखी थी, इसके लिए मैं बेसिकली एक रिकॉर्ड करूँगा, कल लेक्चर हो सकता है, तो आप वो देख लीजिए, उसमें सारी जिक्र करूँगा। थैंक यू सो मच।